उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने राजस्थान की मुख्य सभ्यताएं। ये जो था हमने पूरा बड़ा एक बार ढांचा पढ़ लिया। उसके बाद जो अपने राजस्थान की जो सिविलाइजेशंस रही हुई है, जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के अंदर राजस्थान जो अपना काल था उसको हमने बोला था सिंधु सरस्वती सभ्यता काल या फिर वैदिक सभ्यता काल। ठीक है, जिस समय वेद वगैरह लिखे गए थे। और उसके बाद जो उसके अंदर जो अपने महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं राजस्थान के अंदर, वो सारी हम अभी पढ़ेंगे। उसके अंदर अपने जो प्रथम सिविलाइजेशन है वो है कालीबंगा। अब थोड़ी सी जो सभ्यताओं की कहानी है उसके ऊपर थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। एक एक अंग्रेज पुरातत्वविद हुए जिनका नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था उनका? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने एक थ्योरी दी थी, आर्यन इनविजन थ्योरी या फिर आर्यन प्रवासन थ्योरी। क्या था इस थ्योरी के अंदर ऐसा? मैक्स मूलर ने दुनिया को ये बताया कि कुछ लोग थे जो सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आए, और जो सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आए वो बिल्कुल सभ्य लोग थे, सुसंस्कृत लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। उनकी खुद की उनके पास एक लिपि थी, उनकी खुद की उनके पास एक भाषा थी, मतलब खुद की लैंग्वेज थी, खुद की ही स्क्रिप्ट थी, खुद के पास रथ थे, उनके पास घोड़े थे। और ये ऐसे खानाबदोश और कबीलाई लोग थे जो दुनिया के अंदर घूमा करते थे। ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है कि जो खानाबदोश या फिर जो बाहर कबीलाई घूमने वाले लोग हैं वो इतने सभ्य हो सकते हैं। और मैक्स मूलर ने इन सारे लोगों को बोला कि ये मध्य एशिया से आए थे। क्लियर है? अब इस थ्योरी को सबसे पहली जो चुनौती मिलती है वो मिलती है 1920 के आसपास। क्यों मिलती है? 1921 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई, हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया गया जॉन मार्शल के नेतृत्व के अंदर। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप दास, बहुत सारे लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आसपास की जगहों का उत्खनन किया था। अब जब ये थ्योरी सामने आई, पहले उन्होंने बोला कि जो भारत के ये सारे लोग हैं ये कहाँ से आए हुए, कि सेंट्रल एशिया से आए हुए। जब हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई तब लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, तो तुमने तो बताया कि सेंट्रल एशिया से आए थे, अब जो यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता है यहाँ के लोग कौन थे? और जब इसका टाइम पीरियड चेक किया गया तब पता चला कि ये दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसलिए एनसीईआरटी के अंदर हाल फिलहाल में 12वीं कक्षा की जो किताब है, पहले मैक्स मूलर की जो आर्यन इन्विजन थ्योरी है उसके कुछ बिंदु जो है वो एनसीईआरटी ने अपनी किताब के अंदर लिखे हुए थे, लेकिन वर्तमान में उन पॉइंट्स को हटा दिया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा हड़प्पा के लोगों को पहले उन्होंने बाहर के सेंट्रल एशिया के लोग कहा था, लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने हड़प्पा वासियों को भारत का ही मूल माना है। क्लियर है? तो 1920 के वैसे उत्खनन होने तो शुरू हो गए थे, लेकिन 1920 के अंदर हड़प्पा का जो है उत्खनन होता है। 26 के आसपास मोहनजोदड़ो का उत्खनन होता है। बहुत सारी जगहों का एक्सकवेशन किया गया और वहाँ से बहुत सारे एविडेंसेस मिले जिनसे हमें ये पता चला कि यहाँ पर बहुत पुरानी सभ्यता थी। अब 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है और उसके बाद पाकिस्तान नाम का एक अलग देश जो भारत से विभाजित हो जाता है। और जो हड़प्पा या फिर अपनी जो सिंधु सभ्यता थी उसके दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ पर चले गए? पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने उसके बाद विश्व पटल पर यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर एक दंभ भरना या फिर घोषणा करनी शुरू कर दी कि दुनिया की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो किसके पास है? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास है, कि वो भारत की सभ्यता ही नहीं है, वो किसकी सभ्यता है? कि वो सभ्यता पाकिस्तान की है। और ये बात भारतीय पुरातत्वविद यहाँ पर जो भारत के एक्सक्वेटर थे उनके लिए एक चुनौती थी। और इस बात को जब भारत सरकार ने दिल पर लिया और पुरातत्वविदों को नेत जो है फरमान जारी किया गया कि जाओ और जो है उत्खनन करो। अमलानंद घोष ने पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ के बहुत सारी जगहों का उत्खनन करना शुरू कर दिया। और अमलानंद घोष ने राजस्थान के अंदर 1952 में हनुमानगढ़ के अंदर एक केंद्र पड़ता है, यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई, इसलिए हम इसके अंदर को कालीबंगा कहते हैं। और जब इसका उत्खनन अमलानंद घोष ने नेतृत्व में जब यहाँ पर बीबी लाल, बी के थापर, जेपी जोशी इन लोगों ने किया, तब ये जो खबर है ये हमारे सामने आई कि जो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता से भी प्राचीन स्थल है। तो अब आपसे सत्य असत्य में ये कथन पूछा जाए, क्या कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन स्थल है या फिर प्राचीन सिविलाइजेशन है? मतलब इंडस सिविलाइजेशन से भी क्या प्राचीन है ये? बिल्कुल है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे हमें ये पता चला है कि जो टाइम पीरियड सिंधु सभ्यता का है उससे हमारी ये सभ्यता पहले की है। क्लियर है? अब उसके उससे थोड़ा सा एक बार हम और पहले जाएंगे। क्या पहले जाएंगे? आपने एक नाम सुना होगा, एलपी टेसिटोरी, लुइगो पियो टेसिटोरी। कौन थे, कहाँ के थे? इटली के थे। और इटली के उडिना शहर में उनका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने प्राकृत, संस्कृत और पाली भाषा के अंदर अध्ययन किया था और वहाँ से उन्होंने मानवी की डिग्री धारण की थी। उनको संस्कृत और प्राकृत भाषा के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रुचि थी, और इसलिए उन्होंने भारत की संस्कृति को फॉलो करना शुरू कर दिया।
1912 के आसपास उन्होंने भारत आने की कोशिश की, लेकिन नहीं आ पाए। अंततः वो 1914 के अंदर आ गए थे। जो विजय धर्म सूरी थे, जो उनके गुरु थे, जिनको हम पढ़ते हैं, उनकी अनुमति से ही वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उनके सहयोग से यहाँ पर आए थे। उनका मुख्य कार्य था, महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के राजा थे, उन्होंने राजस्थान का जो चारणों का साहित्य है, यहाँ पर जो चारण साहित्य है, उनका सर्वेक्षण करना और उनका संग्रहण करना, इसके लिए उनको अपॉइंट किया गया। 1914 के अंदर वो बीकानेर जाते हैं। 1914 से 1919 तक उन्होंने बीकानेर के अंदर रहकर चारण साहित्य का संकलित किया था और उसके बाद उन्होंने 2 पुस्तकें भी प्रकाशित की थी। ये एलपी टेसीटोरी वही है जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ रचित, जिनको हम डिंगल का हॉरेस कहते हैं, उन्होंने किताब लिखी वैली किशन रुक्मणीरी। उसको भी सबसे पहले प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? एलपी टेसीटोरी। अब जब एलपी टेसीटोरी बीकानेर के अंदर थे, तब वो एक बार घूमते घूमते चले गए हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले क्षेत्र के अंदर, क्योंकि उनको उत्खनन करना भी अच्छा लगता था और जो पुरातात्विक जो साइट्स थी, यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी, जहाँ से कुछ एक ऐसे एविडेंसेस मिले, तो वहाँ पहुँच गए। और उन्होंने सबसे पहले जो रंगमहल अपने हनुमानगढ़ के अंदर सभ्यता पड़ती, जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एलपी टेसीटोरी ने वहाँ से गुप्तकालीन मरण मूर्तियाँ प्राप्त की। उसके बाद वो कालीबंगा पर आए। कालीबंगा से बहुत सारे उन्होंने एविडेंसेस प्राप्त किए और उस समय हड़प्पा सभ्यता की जो उत्खनन में लगे हुए थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल, उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन आकस्मिक उनका निधन हो जाता है और कालीबंगा के बारे में जो उन्होंने चीज़ें इकट्ठा की थी वो सारी खत्म हो जाती है। इसलिए हम एक चीज़ ये यहाँ से प्राप्त करेंगे कि कालीबंगा की सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति थे एलपी टेसीटोरी। कौन थे? एलपी टेसीटोरी, अमलानंद से भी पहले। क्लियर है? तो अब हम पढ़ेंगे अपने कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो हमने एक बार बात कर ली। सबसे पहले जब भी हम कोई सिविलाइजेशन पढ़े, कहाँ पर है ये ध्यान रखना है, किस नदी के किनारे पर है ये ध्यान रखना है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अब गग्गर नदी से भी किस दिशा में है? तो गग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब गग्गर नदी से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है? एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिनका नाम था ऑरेल स्टैन। क्या नाम था उनका? ऑरेल स्टैन। एक बार आरपीएससी ने किस एग्जाम में पूछा तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा कि द सर्वे वर्क ऑफ द एंशियंट साइट्स अलोंग द सरस्वती रिवर नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी और इसका क्या मतलब है? तो एक पुरातत्वविद हुए थे, जो ब्रिटिश पुरातत्वविद हुए थे, उनका नाम था ऑरेल स्टैन। ऑरेल स्टैन ने ये पत्रिका प्रकाशित की और इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जिन 2 प्राचीन नदियों की हम बात करते हैं, सरस्वती और द्रस्तवती, जो उत्तर राजस्थान के अंदर से भी बहा करती थी, वो दोनों नदियां जो है, जो सरस्वती नदी है वो वर्तमान के अंदर जो गग्गर है वही है। तो हमसे ये पूछा जाए कि वर्तमान गग्गर नदी को सरस्वती नदी का जो महत्व है यहाँ पर, उसके नाम से पहचान जो है वो किसने दिलवाई है? तो वो एरल स्टेन ने दिलवाई है। ए सर्वे वर्क ऑफ द एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? किसने की थी? ऑरेल स्टेन ने। किससे संबंधित है ये? तो गग्गर नदी से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आप सब जानते हैं कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो ब्लैक बैंगल्स, यहाँ पर काली चूड़ियाँ होती है। अब ये पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता का समय काल क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि 6000 वर्ष ये प्राचीन है। उसके अंदर भी पूछा जाए कि कहाँ से कब तक, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। एक मैंने चीज़ आपको ये बताई कि जब अमलानंद घोष ने यहाँ पर उत्खनन करवाया, तब हमारे सामने एक बात ये सामने आई कि कालीबंगा सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन से भी प्राचीन है। तो हमें ऐसा कुछ पूछा जाए कि क्या कालीबंगा सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, प्री हड़प्पन पीरियड, मैच्योर हड़प्पन पीरियड और लेट हड़प्पन पीरियड, क्या तीनों के अंदर थी? बिल्कुल थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन भी है, हड़प्पा कालीन भी है और उत्तर हड़प्पा कालीन भी है। अब इनकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमें ध्यान रखना है अमलानंद घोष। कब की थी? 1952 के अंदर। ठीक है, लेकिन इसकी हमें सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो अपने कौन थे? एलपी टेसीटोरी। अभी जो चल रही है एक बार तो उसके ऊपर ही ध्यान दे देते हैं। चलो, तो इतालवी इंडोलॉजिस्ट इटली के थे, पुरातत्वविद थे, इसलिए इंडोलॉजिस्ट एलपी टेसीटोरी ने सर्वप्रथम हमें कालीबंगा की क्या दी थी? जानकारी दी थी। ठीक है, उसके बाद जब इस सभ्यता का उत्खनन करने का समय आया, तो अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर खोज की, उनके नेतृत्व के अंदर उत्खनन किया गया। हम सिर्फ उत्खनन के अंदर 2 नाम पढ़ते हैं, बीबी लाल और बीके थापर, जो अपने आरबीसी के अंदर लिखे हुए हैं। एक बार आरबीसी ने पूछा, जेपी जोशी, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से? और वहां पर हमने नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए वही लग रहा था कि ये फैक्ट कहाँ से आ गया। सारी की सारी जब आप एएसआई की साइट के ऊपर जाएंगे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
कालीबंगा को लेकर 1992 के अंदर एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। उस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे सारे के सारे नाम आपको मिल जाएंगे। तो अपने को ये पूछा जाए कालीबंगा का जो उत्खनन है वो किन किन लोगों ने किया था, तो एक बीबी लाल, ब्रजबसी लाल, एक थे बीके थापर, बाल कृष्ण थापर, जो भारतीय पुरातात्व सर्वेक्षण से संबंधित थे। बीबी जो लाल है वो इंडियन स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी से संबंधित थे। एक अपने जेपी जोशी, ये जेपी जोशी वही है। जगपति जोशी, आर एस प्री, 2023 का क्वेश्चन था कि सुरकोटड़ा का उत्खनन किसने किया था, तो ये सुरकोटड़ा का उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन थे, यही जेपी जोशी थे, जिन्होंने कालीबंगा के अंदर भी अपना क्या दिया था, योगदान दिया था। उसके बाद एम डी खरे और एस पी जैन और के एम श्रीवास्तव। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से नाम है, बीबी लाल, बी के थापर, एम डी जेपी जोशी, एम डी खरे, एस पी जैन, के एम श्रीवास्तव। इन सब ने कहाँ का उत्खनन किया था, कालीबंगा का उत्खनन किया था। क्लियर है। इसके बाद जब कालीबंगा का उत्खनन किया गया तो हमारे सामने 5 चरण आए। इन 5 चरणों का क्या मतलब है कि टाइम अलग अलग है। यहाँ से जो हमें अर्धनवेर मिले, जो मृदर भांड मिले, उनका टाइम जो पीरियड है वो हमें अलग अलग मिलता है, चीज़ों के अंदर समानता नहीं मिलती है। इसलिए हमने ये माना कि ये उससे पहले का, ये उसके बाद का है, ये उसके बाद का, ये उसके बाद का, मतलब टाइम का डिफरेंस है। इसलिए हमें 5 चरणों के अंदर यहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं, जिसमें जो पहला और जो दूसरा चरण है, यहाँ से जो पहला और दूसरा चरण है वो हड़प्पा से भी प्राचीन है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का। इसलिए हम इस पहले भाग को बोलते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। तीसरा, चौथा और जो 5वां चरण है उसको हम हड़प्पा कालीन बोलते हैं, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता थी उसके समय का है, इस काल को हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है। चलो एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद जो है कंटिन्यू कर। तब अगर इतने में आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दो। हाँ जी। तो कालीबंगा से जब उत्खनन के अंदर हमारे 5 चरण जो हमारे सामने आए, उसमें से पहला और दूसरा प्राक हड़प्पा सभ्यता का है, तीसरा, चौथा और 5वां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन का है। उसके बाद हमसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि एक्सक्वेटर जो थे, उत्खनन करता थे, उन्होंने यहाँ से क्या क्या एविडेंसेस रिसीव किए हैं, उनको क्या क्या यहाँ से फाउंड हुई है ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से उनको यहाँ से प्रमाण मिले हैं। तो ये अपने से बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यहीं से बनता है और यही पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि 5 चरण मिले, पहला और दूसरा प्राक हड़प्पा सभ्यता का है। तो पहले तो हमें ये पढ़ना है कि प्राक हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से अवशेष है। उसके बाद मैंने बताया तीसरा, चौथा और 5वां ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, इसलिए यहाँ के कौन कौन से अवशेष हुए वो हमें पढ़ना है। तो जो पहला और दूसरे चरणों के हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए वो पढ़ना है। तो जुते हुए खेतों के साथ से साक्ष्य, प्लग्ड फॉर्म के हमें यहाँ से एविडेंसेस मिले कि मतलब यहाँ पर जो खेत है वो जुते हुए है, और ये दुनिया के अंदर जुते हुए खेतों का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। आपसे ऐसे कुछ लाइन में पूछा जाए क्या कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेतों के साक्ष्य दुनिया के अंदर सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेतों का उदाहरण है, बिल्कुल डेफिनेटली है, एकदम सत्य कथन है आपका। उसके बाद दोहरी फसलें, यहाँ से हमें दोहरी फसलों का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है। मतलब अपने खेत में आजकल भी हम उगाते हैं कि एक खेत है और उसके अंदर इधर अपने सरसों बोई हुई है और इधर जो है एक दूसरी फसल बोई हुई है। तो दोहरी फसलों के हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से हुए। जुते हुए खेत, हल के द्वारा खेत जुते हुए खेत, हल जो है वो कालीबंगा से नहीं मिला है, हल जो है वो हमें बनावली से मिला है। मिट्टी के हल का जो मॉडल है वो कहाँ से मिला है, बनावली हरियाणा से। हल द्वारा जुते हुए जो खेत है वो कालीबंगा से मिले हैं। और कैसे ये जुते हुए खेत है, तो इन जुते हुए खेतों के अंदर दो फसलों को एक साथ उगाया जाता था। कहाँ से प्राप्त हुए, सारे कालीबंगा से प्राप्त हुए। और हमें यहाँ से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, अर्थक्वेक के भी एविडेंसेस हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से हुए। तो ये जो पहला और दूसरा चरण है जो प्राक हड़प्पा सभ्यता का काल का है, फिर इतिहासकारों ने ऐसा माना कि जो ये सभ्यता थी, इस समय के जो लोग थे, उनको अंत में क्या आ गया, उन पर भूकंप आ गया, और भूकंप से ये सारे लोग हैं वो क्या हो गए, खत्म हो गए। अब यहाँ पर जो नगर बसा हुआ था पहले, यहाँ पर कुछ लोग कहीं और जगह से आए और उन्होंने यहाँ पर एक सभ्यता का क्या कर दिया, विकास कर दिया। उसके बाद जो सभ्यता फली फूली वो कौन सी है, तीसरा, चौथा और जो 5वां चरण है जो सिंधु सभ्यता के समकालीन है, वो सारे के सारे लोग उन्होंने यहाँ पर विकास किया। क्लियर है। तो जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो पूरी यही थी।
कि पहली बात तो कालीबंगा सभ्यता को पूर्व सुनियोजित प्लान्ड सिटी है एकदम। सड़कें एक बस समकोण पर काट रही है। एक घर बना हुआ है जिसके अंदर 5 कमरे हैं। रसोई घर बना हुआ है, पास में कुएं बने हुए चक्राकार, यहाँ पर अंडाकार कुएं बने हुए। उन्हीं के पास मिट्टी के चबूतरे बने हुए हैं। उन मिट्टी के चबूतरों के ऊपर यज्ञ वेदियां बनी हुई है, शायद पूजा के लिए काम में लेते होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो लकड़ी की नालियां बनी हुई है घरों के आगे, पूरी एक प्लान्ड सिटी है। और मैंने बताया कि यहाँ से हमें 5 चरण प्राप्त होते हैं। उसमें से पहला और दूसरा प्राग हड़प्पा सभ्यता का है, और तीसरा, चौथा और पांचवा हड़प्पा सभ्यता का है। यहाँ से जब उत्खनन किया गया, एक्सकवेशन किया गया, तो 3 खंडों में हमें यहाँ से चीजें प्राप्त हुई। 3 खंड का क्या मतलब है कि जो पहला खंड है वहां से तो हमें एक दुर्ग, फोर्ट, गढ़ी या फिर सिटाडेल मिला है। और दूसरा और जो तीसरा है वहां से हमें एक साधारण जो नगर बसा हुआ था उसके साक्ष्य मिले हुए। तो यहाँ से जो हमें पश्चिम के अंदर जो टीला मिला है, पश्चिम के टीले के ऊपर एक दुर्ग था, पूर्व के अंदर जो मिली हुई है मिला वहां से एक निचला नगर, यहाँ पर लोअर टाउन, यहाँ पर हमें एक नॉर्मल सिटी के क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। तो ये जो दुर्ग था, यहाँ पर जो सिटाडेल था, यहाँ से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो पुरातत्वविदों ने माना कि शायद ये प्रशासनिक भवन रहा होगा। यहाँ से हमें ईंटों के चबूतरे बनने मिले हैं, अंडाकार कुएं मिले हैं, और 7 यज्ञ वेदियां मिली हैं। कितनी यज्ञ वेदियां मिली यहाँ से? 7 यज्ञ वेदियां मिली है। उसके बाद जो पूर्वी टीला मिला है, जहाँ से हमें लोअर टाउन, यहाँ पर जो निचला नगर मिला है, यहाँ से हमें इतिहासकारों ने ऐसा माना कि हो सकता है कि यहाँ पर सामान्य लोग रह रहे होंगे, और जब यहाँ से कुछ दुर्ग मिला तो क्या हो सकता है यहाँ पर प्रशासनिक लोग रहे होंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो ये अवशेष है पूर्वी टीले के सारे प्राक हड़प्पा सभ्यता के है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें भूकंप आया होगा, और भूकंप आने से वो सारे लोग खत्म हो गए, लेकिन इनके जो बनाए हुए घर थे वो तो यहीं पर रहे, और इन्हीं घरों के ऊपर बाद के आए लोगों ने दूसरे घर बना दिए, लेकिन थे तो उसी समय के। तो यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। और हमें क्या मिला है कालीबंगा से? तो ये ध्यान रखना है, डबल रैम्पार्ट। डबल रैम्पार्ट मतलब दोहरी रक्षा प्राचीर। जो परकोटा बनाया गया है यहाँ पर, वो डबल बनाया गया है। और ये भी दुनिया के अंदर अपना एक अलग, यहाँ पर अनोखा, यहाँ पर उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा हमें और कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तो लाइन के अंदर एक ये भी पूछ लिया जाए, क्या जो दोहरा परकोटा मिला है वो अपने अंदर कालीबंगा के मिले अवशेषों के अंदर एक अनोखा उदाहरण है? बिल्कुल है। ठीक है, तो कालीबंगा के अंदर जो रैम्पार्ट बनाया हुआ था वो कैसा था? डबल था। और मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का मतलब क्या था कि जो ईंटें आग के अंदर पकाई, धूप में जो पकाई जाती थी वो कच्ची ईंटें होती थी, और जो ईंटें आग में पकाई जाती थी वो पक्की ईंटें होती थी। हम पढ़ेंगे बाद में आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के अंदर भी कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद के अंदर स्थित है, तब हमें पता चलेगा कि गिलुंड के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, मतलब आग के अंदर पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? तो कालीबंगा के अंदर जो घर बने हुए हैं सारों का सारा, उनके अंदर जो ईंटें प्रयोग हुई है वो कैसी ईंटें? कच्ची ईंटें। इसलिए कालीबंगा को हम दीनहीन बस्ती कहते हैं, डिप्रोवाइड या फिर पुअर कॉलोनी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटें जो है वो प्रयोग में ली गई। यहाँ पर कहीं कहीं जगहों पर पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया जाए ज़्यादा ही डीप, तो ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर हुआ है। एक तो स्नानागार के अंदर, एक नालियों के अंदर, और कुओं के अंदर। आप कोई दूसरी अगर आपको किताब पढ़ेंगे उसके अंदर आपको अलग मिल सकता है। यहाँ पर जैसे ग्रंथ अकादमी की पढ़ेंगे उसके अंदर भी 2-4 चीज़ें आपको अलग मिल सकती है, लेकिन अब उसके अंदर अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एएसआई, आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की जो साइट्स है उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई उसको अपन सच मानना है। इसलिए ये जो स्नानागार, नालियाँ और कुएं हैं, इसके अंदर पक्की ईंटों का भी क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। क्लियर है? इसके बाद फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग। फर्श के ऊपर जो ईंटें जो यूज में ली गई है उनके ऊपर ऑर्नामेंटेशन हो रखा है, मतलब उसके ऊपर अलंकरण है वो हो रखा है। तो फर्श के ऊपर अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। हमें यहाँ से लकड़ी की नाली मिलती है, वुडन ड्रेनेज सिस्टम भी हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। और समकोण पर काटती सड़कें भी हमें यहाँ से मिलती है। और हमें यहाँ से समाधान की 3 विधियाँ मिलती है। समाधान की कितनी विधियाँ मिलती है? 3 विधियाँ। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की निम्न में से किस सभ्यता के अंदर समाधान की 3 विधियाँ हमें प्राप्त होती है, तो वो कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से। वो 3 विधियाँ कौन सी थी ये पूछा जाए तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का क्या मतलब होता था कि ये जो नॉर्मल आज प्रयोग में लिया जाता है कि इसके अंदर व्यक्ति को गाड़ दिया, एक इस प्रकार से खोदा जाता था, और उसके अंदर व्यक्ति को ऐसे इकट्ठा करके संकुचित करके जो है ऐसे सुलाया जाता था। ठीक है, और एक जो दाह संस्करण है, जो आज जो है हम अंत्येष्टि जो करते ही हैं दाह संस्करण है। इस प्रकार की 3 विधियां जो है वो कालीबंगा के अंदर प्रयोग में ली जाती थी। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि प्राक हड़प्पा सभ्यता का हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है कि एक तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, और हल द्वारा जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं,
और हमें यहाँ से 2 फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। बाद में यहाँ पर एक भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो यहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन कुछ नगर यहाँ पर बचे रह गए, इसलिए बाहर से जो लोग आए उन्होंने यहाँ पर नए घर बना लिए। वो हम पढ़ते हैं विकसित सभ्यता। और विकसित कालीबंगा के अंदर हमें क्या क्या अवशेष एविडेंसेस मिलते हैं, तो हमने कहा कि पश्चिम के अंदर हमें एक फोर्ट मिलता है जिसे हम सिटाडेल कहते हैं, गड्डी कहते हैं, कोटी कहते हैं, आप कुछ भी कहें। वहां से हमें क्या प्राप्त होता है कि उनके पास मिट्टी के चबूतरे बने हुए हैं, उन्हीं चबूतरों के पास अंडाकार कुएं बने हुए हैं, और उन चबूतरों के ऊपर यज्ञ वेदियां बनी हुई है। ये सारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? दुर्ग के आसपास की चीज़ों से। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हमें यहाँ से जो रैम्पार्ट है, जो परकोटा है, वो दोहरा मिलता है। तो हमें दोहरी रक्षा प्राचीर है, वो भी कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से। उसके बाद हमने ये देखा कि कालीबंगा के अंदर जो घर बने हुए हैं उन सब के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जब इनके अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए कालीबंगा को डिप्रोवाइड, यहाँ पर पुअर कॉलोनी, दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। अब ये पूछा जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कई जगहों पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, सनानगर वगैरह, तो ये आप थोड़ा बहुत देख लेना। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो फर्श के ऊपर ईंटें यूज ली गई है, वो सारी की सारी ईंटों के ऊपर अलंकरण हो रखा है। और यहाँ पर जो लकड़ी की नाली है, हमें वो भी प्राप्त हुई है। वुडन ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि समकोण पर काटती हुई सड़कों के भी साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। उसके बाद हमने पढ़ा कि समाधान की जो है वो हमें यहाँ से कितनी विधियाँ प्राप्त होती है, तो हमने बात की कि हमें यहाँ से समाधान की 3 विधियाँ प्राप्त होती है। कौन सी 3 विधियाँ है? तो हमने पढ़ा कि पूर्ण समाधिकरण, कंप्लीट, आंशिक समाधिकरण, पार्शियल, और दाह संस्कार। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बच्चे की एक खोपड़ी मिली है हमें कालीबंगा से, और उसके अंदर कितने छिद्र है? तो उसके अंदर 6 छिद्र है, स्कल विद 6 हॉल। तो इससे पुरातत्वविदों ने, यहाँ पर जिन्होंने एक्सक्वेशन किया, उनका ये मानना है कि यहाँ पर हो सकता है कोई मस्तिष्क शोध बीमारी, कोई बीमारी होगी, और उसका यहाँ पर क्या हो रहा होगा? इलाज होगा। कुल मिलाकर हमें यहाँ से शल्य चिकित्सा की क्या मिलती है? जानकारी। यहाँ तो आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता में बच्चे की खोपड़ी के अंदर 6 छिद्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली ये पूछा जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता से आपको शल्य चिकित्सा के जो है अवशेष मिलते हैं, सर्जरी के जो एविडेंसेस मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमें यहाँ से बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती है। नॉर्मल चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक ध्यान रखना, हमें यहाँ से कैमल बोन्स मिलते हैं, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। तो ऊँट की हड्डियों के जो साक्ष्य है वो भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और स्वास्तिक का चिन्ह, मोस्ट ऑफ हर सिविलाइजेशन से स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी कुछ भी चीज़ जो है आपको ऐसा नहीं रहे। वन लाइन के अंदर यहाँ पर आपको सत्य असत्य के अंदर पूछ लिया जाए और आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, क्या कालीबंगा से स्वास्तिक मिला था, यहाँ पर नहीं मिला था, तो आपको बस ध्यान रहे कि यहाँ स्वास्तिक जो चिन्ह है वो कालीबंगा से बिल्कुल मिला था। और उसके बाद जो है हमें यहाँ से हाथी दांत की कंघी भी मिली है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। हम जब गिलुंड सभ्यता पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वहां से हमें हाथी दांत की चूड़ियां मिली। मतलब वहां के लोग क्या थे? अमीर थे। यहाँ के लोग क्या थे? गरीब थे। थोड़ा तो ऊपर हमने पढ़ भी लिया है कि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। गिलुंड के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, मतलब गिलुंड वाले थे तो अमीर। चलो, यहाँ से हमें जब संस्कृत साहित्य पढ़ा जाता है, यहाँ पर जब संस्कृत लिटरेचर को पढ़ा गया, उसके अंदर एक शब्द का प्रयोग हुआ। क्या शब्द है वो? बहुधान्यदायक। मतलब ये किसी एरिया को लेकर इस शब्द का प्रयोग किया गया। बाद में जब कालीबंगा को उत्खनन किया गया, तब यहाँ से बहुत सारी फसलों के साक्ष्य मिले। उसके अंदर गेहूं, जौ, सरसों, चना, बाजरा, कपास इत्यादि फसलों के जब यहाँ से साक्ष्य मिले, तब सारे इतिहासकारों ने माना कि जो ये बहुधान्यदायक जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? कि वो शब्द कालीबंगा के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कालीबंगा के लिए संस्कृत साहित्य के अंदर किस शब्द का प्रयोग मिलता है हमें? किस शब्द का मिलता है? बहुधान्यदायक। चलो, संस्कृत साहित्य में कालीबंगा के लिए हमें बहुधान्यदायक क्षेत्र का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद अपने राजस्थान के एक इतिहासकार है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? यहाँ पर ऐसा क्यों कहा दशरथ शर्मा ने, इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि अपने सिंधु घाटी सभ्यता की 2 महत्वपूर्ण साइट्स,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को दोनों जगह पाकिस्तान में जा चुकी थी। और जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये घोषणा करनी शुरू कर दी कि सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशंस है वो पाकिस्तान के पास है, भारत के पास नहीं है, ये भारतीय पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती थी, चैलेंज था। तो उन्होंने इस चुनौती को सहज स्वीकार किया। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई क्षेत्रों के अंदर उत्खनन किया गया। 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। तब हमें ये अवशेष प्राप्त हुए कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन है। तब दशरथ शर्मा ने कहा कि हम नहीं कहते कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान यहाँ की सभ्यता विकसित थी, यहाँ पर डेवलप थी, लेकिन ये बात पक्की है कि सिंधु सभ्यता से प्राचीन है। और यहाँ से जैसे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, ये दुनिया के अंदर सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। इसलिए कम से कम आप पहली या दूसरी राजधानी कहें या न ना कहें, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो कालीबंगा है वो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है, वो हो सकती है। ठीक है। कौन थे व्यक्ति कहने वाले? दशरथ शर्मा। आपसे ये पूछा जाए किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। क्लियर है। उसके बाद हमें यहाँ से जो पात्र मिले, मर्द भांड का मतलब आप सीधा सीधा समझ लो बर्तन। हमें यहाँ से जो अर्धनवेयर, यहाँ पर जो बर्तन हमें यहाँ से मिले, उनके ऊपर अलंकरण किया हुआ है, ऑर्नामेंटेशन किया हुआ है, उसके ऊपर चित्र बनाए हुए अलग अलग। किसके बनाए हुए, ऐसा कुछ पूछ भी लिया जाए तो ध्यान रखना कि मर्द भांड और पात्रों के ऊपर पीपल बबूल की जो है आकृतियों का हमें क्या मिलता है? अलंकरण बहु यातायात रूप के अंदर। किस किस का? पीपल और बबूल, इनके जो चित्र है वो बहु यातायात रूप में इन मर्द भांडों के ऊपर, अर्धनवेयर के ऊपर बनाए हुए। ठीक है। उसके बाद कालीबंगा से हमें एक गुलाबी अर्धनवेयर मिलता है, पिंक अर्धनवेयर मिलता है, यहाँ पर गुलाबी मर्दभांड मिलता है। और उन मर्दभांड को अपन क्या कहते हैं? सोथी मर्दभांड। क्यों कहते हैं सोथी मर्दभांड? अपने एक सोथी सिविलाइजेशन पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर मिलती पड़ती है? बीकानेर के अंदर। और ये जो गुलाबी मर्दभांड है ये सबसे पहले हमें कहाँ पर मिले थे? इसी सोथी से मिले थे, बिल्कुल सेम यहाँ पर मिले। तो अमलानंद घोष ने कहा हिंदू सभ्यता का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो क्या वो सोथी सभ्यता है। और जो सोथी सभ्यता के मर्दभांड है वही की वही जब कालीबंगा के अंदर मिले, तो अमलानंद घोष ने कहा कि जो सोथी सभ्यता है ये कालीबंगा प्रथम है। मतलब कालीबंगा बाद में थी, सोथी सभ्यता पहले थी। तो सोथी सभ्यता को अमलानंद घोष ने क्या बोला कि ये कालीबंगा प्रथम है। इसलिए हमें जब कालीबंगा से पिंक अर्धनवेयर मिले तो उनको हमने बोल दिया सोथी अर्धनवेयर या फिर सोथी मृदभांड। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ये हमने बात कर ली, चौथी सभ्यता को अमलानंद घोष ने कालीबंगा प्रथम कहा है। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर स्थित। एक गुजरात के अंदर सिविलाइजेशन है, उदयपुर से। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम उदयपुर से, बहुत बेहतरीन सी। चलो एक बार ये टॉपिक हो जाए उसके बाद जो है अपन कमेंट लेंगे। एक अपने हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है राखी गढ़ी, एक गुजरात के अंदर जगह पड़ती है धौलावीरा। आपको सत्य असत्य के अंदर ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जाए, क्या राखी गढ़ी हरियाणा और धौलावीरा गुजरात के बाद कालीबंगा सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बड़ा स्थल है? तो राखी गढ़ी हरियाणा, धौलावीरा गुजरात के बाद कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। बिल्कुल है, डेफिनेटली है। और ये एएसआई की रिपोर्ट बोलती है, मैं नहीं कहता हूँ। इसलिए आपको इस लाइन को जो है वो याद रखना है। तो कालीबंगा, राखी गढ़ी हरियाणा और धौलावीरा गुजरात के बाद भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर तो आप जो है बता दो। एक बार आपके कमेंटों का जो है वो अध्ययन कर लिया जाए, उसके बाद अपन अगली क्लास शुरू कर अगला टॉपिक शुरू। यहाँ तक पढ़ा, उसके अंदर कोई डाउट? यहाँ पर आपको कोई भी शंका हो रही हो, यहाँ तक पढ़ा उसके अंदर, या फिर आपको इसके अंदर भी जहाँ तक हमने पढ़ा है या फिर कोई चीज़ रह गई हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है, तो जो है आप एक बार कमेंट करके बता दो। देखो रिवीजन में तो नींद नहीं आनी चाहिए, जैसे आपका एग्जाम है उस हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए।
फिर ले लो एक। फिर ले लो। चलो फिर। चलो, इसके बाद आपको दो चीज़ और ध्यान रखनी है कालीबंगा से संबंधित। क्या ध्यान रखनी है कि एक तो हमें यहाँ से तांबे के बैल भी मिले। तो आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए कि तांबे के बैल है, उनके अवशेष या फिर उनके जो एविडेंसेस है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको ध्यान रखना है कि तांबे के जो बैल है वो भी हमें कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। और गाय के मुख वाले प्याले, जैसा गाय का मुख है, उन्हीं मुख के कुछ जो प्याले हैं वो हमें कहाँ से मिले, तो वो भी कहाँ से मिले, कालीबंगा से। ठीक है, गाय के मुख वाले प्याले। ठीक है, तो कालीबंगा से संबंधित जो अपने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो यही थे। और आप